अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बूम बूम वर्ल्ड। बूम बूम वर्ल्ड के नए वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा है कि मैंने आपको टर्की के हवाले से मालूमात दी है और इंशाल्लाह इस वाली वीडियो में भी मैं आपको टर्की में कैसे TRC बनवाया जाता है उसके हवाले से डिटेल्स दूंगा। तो व्यूअर्स, आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो उससे भी आप काफ़ी हद तक मालूमात ले सकते हैं और कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में भी आपको नंबर वाइज वो सारी डिटेल दूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आजकल हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बकाया या जो ज़िंदगी उसकी गुजर रही है मुश्किलात से दो चार होती हैं, उसमें सुकून के कुछ पल किसी जगह पे गुजार सकें, और उसके लिए मेरे हिसाब से आइडियल जगह टर्की है। अगर आप टर्की आने का ख्वाब देख रहे हैं तो बहुत जल्द आपका ये ख्वाब पूरा हो सकता है। टर्की के वेदर के हवाले से पहले मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि टर्की आने से पहले बहुत सारे लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि यहाँ का वेदर कैसा है। तो नॉर्मली अगर आपका पाकिस्तान में इस्लामाबाद रहने का इत्तेफाक हुआ हो तो आप बाखूबी जान सकते हैं कि टर्की का वेदर उससे काफ़ी हद तक मुशाबत रखता है और यहाँ हर तरह का मौसम आपको मिल सकता है। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैं तुर्की के शहर इस्तांबुल में रहाइश पजीर हूँ और यहाँ पर आजकल टेम्परेचर मॉर्निंग में 20 से लेके 25-27 तक होता है और रात को 16 से लेके 12-13 तक हो जाता है, जो कि एक अच्छा वेदर कहलाता है। यहाँ वैसे तो ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन अक्सर अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर मौसम अगर गर्म हो जाता है तो यहाँ की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि अल्लाह तबारक ताला के करम से यहाँ पर बारिशें होना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपका मौसम बेहतर हो जाता है। तो वो व्यूअर्स जो इस हवाले से यहाँ आना चाह रहे हैं वो अपने उस तरह के कपड़े यहाँ लेके आएँ ताकि उनको यहाँ पर इस वेदर में एडजस्ट होने में आसानी हो, कि कुछ अपने साथ गर्म कपड़े भी रख लें और नॉर्मल कपड़े भी अपने साथ रखें। वैसे तो यहाँ हर किस्म की चीज़ें बआसानी दस्तयाब हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली के साथ या बच्चों के साथ आना चाह रहे हैं, उन्हें इस तरह के कपड़े ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि अक्सर औक़ात यहाँ मौसम बारिश वाला भी आ जाता है। तो अपने और अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए यहाँ पर छतरी लाना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो मौसम तो वैसे भी सारे हसीन होते हैं, लेकिन अगर आप स्नो के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फ़ेब के दरमियान आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात इस सीज़न में यहाँ पर बर्फ़ ज़रूर गिरती है। तो व्यूअर्स, अगर आप इस बारे में आने का सोच रहे हैं तो आप इन मंथ्स में भी आने की ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, अभी जिस महीने में मैं यहाँ मौजूद हैं, ये मई का महीना है और यहाँ मई के महीने में कैसी सूरत हाल है, आइए आपको इस वीडियो में आगे दिखाता हूँ। बारिश हो रही है। यहाँ बारिश के मौसम में अक्सर औक़ात एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो हमें वैसे भी ड्राइव करते हुए एहतियात करनी चाहिए। और इस चीज़ से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हाईवेज़ पे ही एक्सीडेंट होते हों, नॉर्मल हालत में भी यहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं गाड़ियों के। तो आप लोग अगर यहाँ आके ड्राइविंग करना चाहते हैं तो अपने साथ अपना एक तो इंटरनेशनल लाइसेंस ज़रूर लेके आएँ, और यहाँ पर उसका भी एक प्रोसीजर है कि कैसे आप अपने लाइसेंस को कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो उस हवाले से भी मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। और ये यहाँ इसमें पेट्रोल की प्राइसेस दिखाई जा रही हैं कि यहाँ पेट्रोल किस हिसाब से मिलता है।
तो उम्मीद तो यही है व्यूअर्स कि आपको यहाँ के मौसम का इससे अंदाज़ा हो गया होगा, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ या अकेले आना चाहते हैं तो इस तरह की थोड़ी सी एहतियात करके आइएगा ताकि आप यहाँ परेशान ना हो। तो व्यूअर्स, आगे अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर टीआरसी बनवा सकते हैं और असल में टीआरसी होता क्या है। तो इसकी डिटेल और इसके हवाले से मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ। तो तस्वीरों से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टीआरसी क्या है, लेकिन मैं आपको ऐसे भी बताता चलूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो इसे नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो असल में टीआरसी टर्किश रेजिडेंस परमिट होता है आपको, क्योंकि आप जब अपने किसी भी मुल्क से ट्रैवल करते हैं तो आपको एक टेम्प्रेरी वीज़ा इशू किया जाता है जिसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन उसमें मेंशन किया जाता है। अक्सर औकात 15 डेज़ 30 डेज़ का वीज़ा अलाउ होता है आपको, और आपको 6 मंथ का वीज़ा मिलता है। जो वहाँ पर स्टे का टाइम आपका ड्यूरेशन होता है वो 30 डेज़ के नियर अबाउट होता है। तो अक्सर औकात लोग यहाँ पर जब आते हैं तो उसके बाद वो टीआरसी अप्लाई करना चाहते हैं, जो यहाँ टर्किश रेजिडेंस परमिट होता है, जिससे आप यहाँ पर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए आप यहाँ अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आप क्या डॉक्यूमेंट्स आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे वो हर साल रिन्यू होता जाता है। इस टीआरसी को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ फ़ीस अदा करनी पड़ती है, और इसके अलावा आपको आगे जाके अगर इसको रिन्यू भी कराना होता है तो उसके लिए भी आपको इसकी फ़ीस देनी पड़ती है। उसका तरीक़ाकार ये है कि उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी चाहिए होते हैं, जो कि आपको कुछ पाकिस्तान से लेके आने होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके यहीं बनते हैं। और उसके लिए यहाँ आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि मेरे एक दो दोस्त हैं जिन्होंने इस हवाले से मुझे डिटेल्स बताई है, तो उनकी ज़ुबान में मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कैसे आप यहाँ टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसमें ये बताता चलूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें दरकार हैं ताकि वो आप पहले अपने पास रेडी करके रख लीजिए। इस वीडियो में एक चीज़ का और इजाफ़ा करूँगा कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे घर के हवाले से काफ़ी बेहतर मालूमात दी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ आने के बाद सबसे पहले उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो कोई भी घर किराए पे ले लें, या अगर उनकी गुंजाइश हो तो वो यहाँ घर ख़रीद सकें। अक्सर औकात बहुत सारे लोग यहाँ पर बुकिंग करवाते हैं होटल्स की, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो बेहतर यही है कि आप जब आएँ यहाँ पर तो आप कुछ दिन अगर होटल्स में रहना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना कोशिश ये कीजिए कि यहाँ आने से पहले इसके बारे में मालूमात रख लीजिए, जैसे कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, ताकि उससे आपके काफ़ी हद तक पैसों में बचत हो सकेगी। और आप यहाँ आने से पहले या आते ही आप कोई ना कोई घर किराए पे ले लेंगे अपनी फैमिली के लिए, जो आपको काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो बेहतर तो यही है व्यूअर्स कि मैं इसमें आपको और इस हवाले से भी डिटेल बताता चलूँ ताकि आप इसमें आसानी हो सके आपके लिए। तो इसमें मैंने जैसे कि ज़िक्र किया है कि मेरे एक दोस्त हैं, मैं उसकी उनकी वीडियो भी इसमें शामिल कर दूँगा ताकि वो आपको बेहतर तौर पे इस हवाले से बता सकें कि आपको यहाँ उस हवाले से क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आप यहाँ कैसे किराए पे मकान ले सकते हैं, उसकी वैल्यू अंदाज़न क्या होती है, वो किस तरह के एरियाज़ में मिल सकते हैं, और अगर आप यहाँ घर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके हवाले से आपको क्या चीज़ें दरकार हैं। और इसके अलावा इसमें जो मेरे एक और भाई हैं उन्होंने भी इस चीज़ की डिटेल बताई है कि टीआरसी के हवाले से वो क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि मैं पहले इसमें मेंशन कर दूँगा, लेकिन उनकी आवाज़ में मैं ये आपको बात दोबारा सुनवाऊँगा ताकि अगर उसमें कोई चीज़ गलती हो रही हो या आपको समझ में नहीं आ पा रहा हो, तो आप वो उस तरह से और बेहतर अंदाज़ में समझ सकें ताकि यहाँ आने से पहले आपको कोई मुश्किलात ना दरकार हों। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप एक अदद कॉपी और एक अदद पेन या पेंसिल का इंतज़ाम कर लीजिए, और उसके बाद इन्हें इस तरह से राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको सीक्वेंस वाइज समझ में आ सके कि यहाँ आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। ये डिटेल सिर्फ़ और सिर्फ मैं टीआरसी के हवाले से आपको बताना चाह रहा हूँ, तो उसी हवाले से आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, उस पासपोर्ट्स की कॉपी करवा लीजिएगा। उसके बाद आपको 4 बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगी। इन फ़ोटोग्राफ्स की भी जो कॉपी है वो एक अदद यूएसबी लेके उसमें उसकी कॉपीज़ करा लीजिएगा।
जो पासपोर्ट है उसकी कॉपीज़ भी उसी में यूएसबी में कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर आने के बाद एक रेंटल एग्रीमेंट होता है, वो जिस जगह पे आप मकान अपना किराए पे लेंगे वो आपको रेंटल एग्रीमेंट वहाँ से भी मिल जाएगा। और इसके अलावा जहाँ से ये अप्लाई किया जाता है वहाँ से भी आप बआसानी पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि नियर अबाउट 1000 लीरा के आसपास की फ़िगर बन जाती है। तो उसका भी तरीक़ेकार मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे आप रेंटल एग्रीमेंट ले सकते हैं। आप मुझसे कमेंट में ये बात पूछ लीजिएगा, मैं आपको इस हवाले से गाइड कर दूंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको रेंटल एग्रीमेंट बआसानी बना के दे देते हैं, जिसके अमाउंट कुछ कम होती है। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक अदर टैक्स नंबर चाहिए होगा, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में दिखाया है कि कैसे आप टैक्स नंबर हासिल कर सकते हैं और कैसे आप रेंटल एग्रीमेंट हासिल कर सकते हैं। जो व्यूअर्स मेरे नए हैं वो मेरी पिछली वीडियोस में ये सब चीज़ें बआसानी देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक अदद हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। मैं दोबारा आपको ये बात करेक्ट कर दूं, पाकिस्तान से आते हुए भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, लेकिन उस हेल्थ इंश्योरेंस की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो आप कोशिश ज़रूर ये कीजिए कि आने से पहले वहाँ से कम हेल्थ इंश्योरेंस लेके आइए, क्योंकि अगर आप ये सोच के कि अगर आप 1 महीने से 2 महीने या 3 महीने से ज़्यादा का आप लेके आते हैं, नॉर्मली आप जितना कम से कम हो हेल्थ इंश्योरेंस उतना ही अप्लाई करें। पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, या किसी भी मुल्क से जब आप अप्लाई कर रहे हो उसका हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ से कम लेके आइए। उसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर आपको आके 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जो आपको जो मेरे भाई हैं जिनके हवाले से मैं आपको ज़िक्र कर रहा था, वो सारी डिटेल आपको बता देंगे और वो कैसे हेल्थ इंश्योरेंस लिया जा सकता है। तो ये ने हेल्थ इंश्योरेंस कर लिए। उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स नोटरी पब्लिक से अटैच करवाने पड़ेंगे, जो वही भाई जिनके हवाले से मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ और जिनकी आवाज़ मैं आपको सुनाऊंगा, वो सब कुछ अरेंजमेंट वो खुद करके देते हैं। इन सब के ऊपर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, इन सब के ऊपर लागत आती है। अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट अवेलेबल है तो आपके ऊपर एटलीस्ट 1800 लीरा के आसपास आपको फ़िगर देनी पड़ती है। और अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट नहीं है तो 2500 से लेके 2800 के दरमियान आपको ये अमाउंट देनी पड़ती है। फिर इस अमाउंट में आगे पीछे अमाउंट हो सकती है, क्योंकि उसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर अवेलेबल हैं तो वो यहाँ से इनके पास से आसानी हो जाएगी, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपके पास जो चीज़ें नहीं मौजूद हैं वो चीज़ें ये अरेंज करवा देंगे। तो इसलिए आप इस हवाले से परेशान हरगिज़ ना होइए। और अगर आपने टीआरसी अप्लाई करना है, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया है कि अगर आप वक्ती तौर पे यहाँ जब आप पहुँचते हैं और आपको जो 1 महीने का या 15 दिन का जो वीज़ा मिलता है, तो उसको आप अपना 1 साल में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। और इस टीआरसी की बेस के ऊपर आप यहाँ कारोबार भी कर सकते हैं। और इस हवाले से अगर आप यहाँ पर किसी भी किस्म का घर या कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ प्रॉपर्टी के हवाले से, तो वो इस हवाले से आपको ये मददगार साबित होगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद यही कर रहा हूँ मैं कि आप इन सब चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ भी पा रहे होंगे और इन्हें अपने हवाले से कहीं लिख भी रहे होंगे। तो अगर इस हवाले से कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब मैं आपको उन भाई की आवाज़ में बात सुनवाता हूँ, कि ताकि आप ये और बेहतर अंदाज में समझ सकें कि यहाँ पर अगर आप बच्चों के साथ या फैमिली के साथ अगर आते हैं तो उस हवाले से आपको क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी और आपको कितना टाइम इसमें दरकार होता है। तो ये पहले आप इनकी आवाज़ सुन लीजिए, फिर इस पे मैं आपको ये बताता चलूँगा कि इसके अप्लाई करने के कितने दिन के अंदर आपको टीआरसी आ जाता है। इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ सबमिशन है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करेंगे, रेडी करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। जिस दिन ये फॉरवर्ड करेंगे उसी सेम डे से आपका टीआरसी अप्लाई हो जाएगा। अब ये टीआरसी ही आपका वीज़ा कहलाएगा। जब तक आपकी अप्रूवल नहीं आती है आप यहाँ पर लीगली तौर पे रह सकते हैं। और इसके टाइम ड्यूरेशन अंदाज़न पहले तो ये 3 महीने 4 महीने में टीआरसी आ रहा था, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ नॉर्मली 20 दिन से लेके महीना सवा महीने के अंदर ये यहाँ पर आ जाता है।
तो इसके आने के बाद आपको सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये है कि यकीनन एक तो आप 1 साल तक इस मुल्क के अंदर बग़ैर किसी पासपोर्ट के आप लीगली तौर पे रह सकते हैं, और उसके अंदर अगर आप अपने मुल्क या कहीं जाना चाहें तो आप पे पाबंदी नहीं है। आप सिर्फ अपना ये टीआरसी दिखाएंगे, आपको नेक्स्ट दोबारा यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत है। आप उसी टीआरसी के ऊपर अपना टिकट लेंगे और अपने ट्रैवलिंग के लिए आप वो टीआरसी दिखा के इस मुल्क के अंदर वापस आ सकते हैं। उसके लिए कोई आने और जाने की क़ैद नहीं है, जस्ट लाइक आपका मल्टीपल वीज़ा हो जाएगा और आप जितनी मरतबा चाहें आ सकते हैं, जितनी मरतबा चाहें जा सकते हैं। तो आप पे यहाँ पर रुकने की पाबंदी भी नहीं है किसी इस हवाले से। फिर इसको आप आगे जाके एक्सटेंड भी करवा सकते हैं 1 साल के बाद। अगर आप इसको रिन्यू करवाते हैं तो उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी सेम तरीके से अप्लाई किया जाएगा। उसकी फ़ीस भी सेम ही होती है, लेकिन इसमें ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, फिर मैं आपको दोबारा दोहराता चलूँ कि इन सब चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझिएगा और इसी तरह से इनको राइट डाउन कीजिएगा ताकि इसमें आपके लिए आसानी हो सके। तो व्यूअर्स, अब इसमें मैं आपके कुछ सवालात जो मेरे कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा है टीआरसी के हवाले से, वो इसमें शामिल कर लेता हूँ ताकि उनमें उनके जवाब भी दे दिए जाएं, और बाकी भी जो व्यूअर्स हैं अगर उनके जहनों में वो ऐसे कोई सवाल आते तो वो उस तरह से उनके जवाब भी उनको मिल जाएंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में टर्की स्कूल के हवाले से कुछ बताया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उसके हवाले से और सवालात मुझसे पूछे, तो उनके जवाबात मैं इस वीडियो में, इस क्लिप में आपको ये दिखा रहा हूँ। अगर आपको भी कुछ इस हवाले से मालूमात चाहिए तो आप इस क्लिप को देख लीजिए, आपके जवाबात मिल जाएंगे इसमें। तो आइए व्यूअर्स, अब मैं आपको अपने दोस्त की आवाज़ में, जो कि आपको टीआरसी के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन देगा, जो मेरी उसके साथ कन्वर्सेशन हुई थी, उसको सुनवाता हूँ ताकि जो चीज़ मुझसे मिसिंग हो रही हो आप उसे सुन के अंदाज़ा लगा सकें। इसके अलावा भी अगर आप कोई सवालात जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इसके जवाब दे दूंगा। व्यूअर्स, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इसे बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए बेहद कारआमद हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाई जिब्रान, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर? ठीक है, बस एहसान है यार। जिब्रान, आपसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, 1-2 मिनट मिल सकते हैं? जरूर जरूर सर। यार मुझे प्लीज जरा दोबारा से वो चीज बताओगे कि यहाँ आने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो मेरे जैसे से मैंने बताया था ना कि मेरे कुछ दोस्त यार आना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ भी हैं, तो उन्हें क्या क्या चीजें लेके आने की जरूरत है? सबसे पहले ये बता दो, एक एक करके चीज बता दो। टीआरसी के लिए? हाँ, टीआरसी के लिए। सर अगर तो वो उनके साथ है ना, बच्चे हैं, हाँ हाँ। तो बच्चों के स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स? मतलब जैसा बर्थ सर्टिफिकेट हो गया ना, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना ज्यादा बेहतर है कि आप जो है यहाँ पे जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है ना इस्तांबुल में, अच्छा, वहाँ से अगर आप लेते हैं ना, तो आपको ये फायदा हो जाता है कि वो निकाल के देते हैं टर्किश और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में, और वो अटेस्टेड होता है। अगर आप पाकिस्तान से लेके आते हैं ना, तो पहले फिर आपको ट्रांसलेशन कराना पड़ता है, नोटराइजेशन कराना पड़ता है, फिर कॉन्सुलेट से अटेस्ट कराना पड़ता है। समझ गया। तो वो ज्यादा लंबा प्रोसीजर है और उसमें पैसे उतने ही खर्च हो जाते हैं। डायरेक्ट कॉन्सुलेट में जाए, उनको बोलें कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो आपको उसी टाइम पे निकाल देते हैं। ओके। बाकी बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, जस्ट आपको चाहिए होगा, हमें चाहिए होगी पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, वीजा की कॉपी, फादर मदर नेम, ओके, मैरिटल स्टेटस, ओके, और एड्रेस। एड्रेस, जिस एड्रेस पे यहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस चाहिए होगा, या वो पाकिस्तान का एड्रेस या किसी भी जगह का एड्रेस? यहाँ पे रह रहे हैं वो, उसका एड्रेस चाहिए होगा। ओके। और जो है एक फोटो चाहिए होगी। अच्छा, समझ, 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, जो उसकी बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। बायोमेट्रिक जो आपने एप्लीकेशन के साथ लगानी है वो चार फोटोग्राफ है। वो 4 फोटोग्राफ्स एप्लीकेशन के साथ हैं और 2 सेपरेट, मतलब 6 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी। नहीं, हमें जो है ना बेशक व्हाट्सएप में दे दें किसी भी तरह, मतलब हमने एप्लीकेशन में वो फिट करनी होती है, लाइक पीडीएफ और समथिंग। ओके, बेस्ट है। इसके अलावा टैक्स नंबर चाहिए होता है? टैक्स नंबर हम यहाँ पे खुद लेंगे, खुद ही अरेंज करेंगे। और इसके अलावा? बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, समझ रहा हूँ मैं बात को।
तो अच्छा, अगर इनकेस वो रेजिडेंसी के लिए अगर परमिट नहीं है उनके पास, तो तुमसे अगर लेते हैं तो तुम बता रहे थे कि वो 1000 के अंदाजन आसपास आ जाता है, ऐसी? ये एड्रेस का कह रहे हैं? एड्रेस का कह रहा हूँ मैं जी, वो डिपेंड करता है उस पे, बंदे पे। कोई 1200 लेते हैं, कोई 1300 लेते हैं, इस तरह। अच्छा, सही है, 1200 या 1300 लेते हैं। मतलब ये पहले जैसे मेरा 1400 में हो किया है तुमने, मेरे पास रेजिडेंसी परमिट था, तो अगर किसी के पास रेजिडेंसी परमिट नहीं है तो उसके 1000 रुपीज या 1200 रुपीज और एक्स्ट्रा लग सकते हैं। एक्स्ट्रा लगेगा। अच्छा, सेकंड ये बता दो कि अगर इनकेस जो एज का तुम बता रहे थे, जो इसके अंदर होता है कि अगर इनकेस जो तुम बता रहे थे कि इसकी इंश्योरेंस जो होती है वो एज वाइज होती है, तो वो क्या तरीकेकार है? वो एज अगर आप बताते हैं ना, हाँ, तो फिर मैं एग्जैक्ट, मैंने आपको आई थिंक भेजी भी है। हाँ, मुझे आपने बताया कि 18 ईयर्स से लेकर आई थिंक 40 ईयर्स तक की अलग है क्राइटेरिया, और उससे ऊपर जाते हैं तो उसमें सारी एजेस की लिखी हुई है, वहाँ से आप जो है देख भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहां से देख ले सकता हूँ। बस सही है। और उसके प्रोसीजर में कितना टाइम लग जाता है एक अंदाजन? यहाँ से तुम फाइल करके भेजते हो तो जो भी कहीं आसपास का जो भी रिकमेंड करते हो उसमें 15 दिन से 20 दिन तक का टाइम अंदाजन लग जाता है, ऐसी है? जी, इतना लग जाता है अभी आजकल रिसेंट, पहले तो तकरीबन 3 महीने का टाइम लग जा रहा था। पहले तकरीबन 4 महीने भी लग रहे थे, 4.5 महीने भी लग रहे थे। अब आपकी जो है ना 7 to 10 वर्किंग डेज में आपकी डेट आएगी। डेट आती है 3 से 4 दिन बाद की। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हैं तो मैक्सिमम जो है 10 to 15 वर्किंग डेज में आपका कार्ड प्रिंट हो जाता है। ओके, और ये कार्ड आने के बाद, किमलिक कार्ड आने के बाद आप कोई भी बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं? और इसके अलावा अगर आप यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर आपको यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी। कंपनी रजिस्टर कराएंगे, रजिस्टर कराने के बाद आपको वो जो उसका वर्क परमिट वाला होता है वो लेना पड़ेगा, ऐसी? जी। अच्छा, और इसके अलावा कमलिक आ जाने के बाद आपको ये आ जाएगा किमलिक के बाद कि आप यहाँ से पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में वापस जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। मल्टीपल आपका वीजा हो जाएगा। वो आपका वीजा वो खत्म हो जाएगा जो आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है, आपका ये वीजा आपका हो जाएगा 1 साल के लिए। सही है। और इसको सेम जब नेक्स्ट ईयर रिन्यू करवाना होगा तो रिन्यू कराने का सेम प्रोसीजर है, वही सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वही सब कुछ लगेगा, और दोबारा से उसके वो 1 साल के बाद एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन जो बच्चों का बेफॉर्म बनवाया होगा वो पैसे बच जाएंगे ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बनवा चुके होंगे। जी जी बिल्कुल, वो हम कॉपी जो है ना उसमें एप्लीकेशन में कॉपी लगाएंगे, ओरिजिनल नहीं लगाएंगे। सही है, तो मतलब वो पैसे बच जाएंगे, जो वन टाइम पे पैसे खर्चा आ रहा है वो बच जाएगा आपका। आपने अगर रेजिडेंस परमिट अगर आपने लिया हुआ है दोबारा से तो वो पैसे बच जाएंगे। मतलब ये थोड़े से माइनस हो सकते हैं, वरना ये एक्चुअली वही सेम अमाउंट लगेगी जो लग रही है, सेम अमाउंट लगती है। वही प्रोसीजर है। आपको टैक्स वगैरह भरने पड़ते हैं सारे। सही है। अच्छा, ये यहाँ से तुम फाइल कर दोगे, फाइल करने के बाद फिर दोबारा से वो वापस तुम जब हमें अपॉइंटमेंट होगी तो ये पूरा जो पेपर्स बनाए होंगे तुमने, बंच जो बनाया हुआ होगा, ये हमें वहां जाके सबमिट कराना है ज्यादा से ज्यादा। ये हमारा इंटरव्यू है, ऐसी है? एग्जैक्टली। ओके, और फिर उसके बाद वो हमें एक डेट दे देंगे कि सर आप इस डेट को, या आपके पास खुद ही कमलिक बन के ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा। मैसेज आएगा तो कमलिक हमें जाके पिक वहीं से करना पड़ेगा या हमें घर पर डिलीवर? पहले आपके एड्रेस पे पहले आएगा, वहाँ अगर आप खुद रिसीव कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो वो वापस जो है ना पोस्ट ऑफिस में चला जाएगा। सही है। उसको क्या कहते हैं? पेटेटे कहते हैं ना उसको, यहाँ पर जो यहाँ का है। ओके, बेस्ट है। चलो बेहतरीन है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारे टाइम का। होगी जी, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। तो व्यूअर्स, सारी ये इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे आप लिख लीजिएगा, और इसके हवाले से कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इसमें आपको TRC के हवाले से सारी डिटेल बता दी है। अब इसमें आगे वीडियो में आपको अपने एक और भाई हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप टर्किश लोगों के पास जाते हैं तो बहुत स्कैम है। आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि धोखेबाजी यहाँ बेइंतहा है। यहाँ पर आपसे पैसे ले लिए जाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप प्रॉपर जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनसे ही सिर्फ इसके हवाले से रुजू कीजिएगा, और परचेज़ के अंदर बेइंतहा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि यकीनन यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि बेइंतहा मामलात ख़राब हैं। तो उसके हवाले से भी आगे वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें मैं ये बताऊँगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ों पर स्कैम्स होते हैं, तो ताकि आप लोगों के जो भी आप मेहनत की कमाई से आप यहाँ आके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं या कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आगे आपको परेशानी ना हो। तो व्यूअर्स, अभी ये मेरे भाई जो हैं उस्मान, इन्होंने भी इस हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ बताई हैं बातें, तो आप प्लीज़ इनकी बातें भी सुनिए इंशाल्लाह। एक चीज़ और बताता चलूँ कि यहाँ पर रेंट पे लेना और बाय करना दोनों आसान है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुछ मामलात ऐसे हैं कि धोखे का यहाँ बहुत ज़्यादा आंसर है।
तो आप जब भी अपनी फैमिली के साथ या अगर सिंगल आते हैं तो पहले आप यहाँ पर अच्छी तरह से चेक करके कोशिश करें कि पहले किराए का मकान लें। जब आप यहाँ थोड़ा सा समझ सकें, लोगों को जान सकें, लोगों के बारे में मालूमात हो सके, उसके बाद कहीं आप अपना ख़रीदने का सोचिएगा। और इसके हवाले से ये आगे मेरे जो मैंने ज़िक्र किया है ना कि ये मेरे एक दोस्त हैं, इन्होंने इस हवाले से ही बताया, ताकि मैं इसलिए इसको शामिल किया मैंने इसमें, ताकि इससे भी कुछ हद तक आप लोगों को रहनुमाई हो सके, मालूमात मिल सके, जो आपके लिए आने वाले लोगों के लिए आसानी हो। तो व्यूअर्स इसको भी सुनिएगा और मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है और मैं तुर्की इस्तांबुल में रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। मैं भी दुबई में पहले ये काम करता था। 10 साल दुबई में काम करने के बाद अभी यहाँ पर मूव हुआ हूँ, यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अभी जिन साहब को भी जिसको भी प्रॉपर्टी लेनी है वो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आजकल बेनिफिट्स चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी प्राइसेस है, रीज़नेबल प्राइसेस चल रही है। और प्राइसेस जो है डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। बजट अराउंड यहाँ पर 2+1 आपको अगर लेना है तो वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तकरीबन 170 से लेके 250 तक आप मार्जिन रखिए 2+1 का। वो ये भी डिपेंड करता है कि आपको बेसमेंट में लेना है, ग्राउंड फ्लोर पर लेना है या अपर फ्लोर पर लेना है, क्योंकि हर तरह के और कोस्ट महल्ले में लेना है। लोकेशन भी काफ़ी मैटर करती है यहाँ पर। इसके अलावा अब जो साहब लेने आ रहे हैं यहाँ पर, उनको बस अपना पासपोर्ट चाहिए होता है और टैक्स नंबर चाहिए होता है यहाँ पर परचेज़ करने के लिए, और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो पैसे हैं वही आप कर लेंगे यहाँ पर परचेज़ करने के लिए। इसके अलावा रेंटल के लिए चाहिए होता है आपको। काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर रेंटल के लिए भी। रेंटल जो प्राइस स्टार्ट होती हैं 1+1 से और 2+1 तक, वो डिपेंड करता है कि लोकेशन वाइज 1000 से 2000 तक की जाती है प्राइसेस 2+1 की। और इसी तरह के 3+1 लेना है वो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो हर चीज़ आपके बजट के ऊपर है कि जिस तरह की आपको चाहिए उस तरह का आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपने TRC अप्लाई करना है, TRC के लिए भी अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा ये है कि आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर आप खुद ही फीसेस पे करके खुद भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और से करवाना चाहते हैं वो भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर, मगर उसमें उनके चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। तो उसके लिए आपकी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं ये उसके अंदर आपका टेंसी कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, टेंसी कॉन्टैक्ट। इसके अलावा आपके पासपोर्ट्स और जो अगर फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ के साथ बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेट हुए हों यहाँ से, स्टैम्प हुए हों पाकिस्तान, तो वो एक्सेप्ट करते हैं ये लोग। इसके अलावा जो भी है आप के साथ आपका डिपेंड करता है कि आपने किस तरह लेना चाह रहे हैं अपार्टमेंट, और बाइंग और रेंटिंग दोनों के लिए हम लोग हाजिर हैं यहाँ पर। कुछ भी चाहिए हो, आपको किस तरह करना है, क्या करना है, जो भी मसले होंगे डेफिनेटली आप कांटेक्ट करें हमारे साथ, तो इंशाल्लाह फिर हम हेल्प करेंगे इसके अंदर। TRC भी अप्लाई करने के लिए TRC की जो फीस है वो नॉर्मली लोग 2000 बताते हैं, कोई 2100-2200 बताते हैं। जो हमारे TRC के बंदे हैं वो भी इनकी प्राइस रीजनेबल है, वो भी आपको करवा सकते हैं हम लोग। तो यकीनन व्यूअर्स आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और मेरी इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इस वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा आगे भी इसके हवाले से मैं वीडियोस और बनाऊंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।